Hello, welcome to Focus. इंग्लिश लिटरेचर में एक बड़े नामी ऑथर हुए हैं, जेफरी आर्चर। एक्चुअली वो नॉवलिस्ट हैं। बहुत पॉपुलर नॉवेल्स हैं उनके, बहुत सारे, बहुत ही सक्सेसफुल नॉवलिस्ट हैं। जेफरी आर्चर साहब ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर भी रहे हैं और उसके अलावा एमपी भी रहे हैं। उनका एक नॉवेल है, फर्स्ट एमंग इक्वल्स। फर्स्ट एमंग इक्वल्स 4 एमपीज के बारे में, जो यंग एमपीज हैं, नए नए एमपीज बने हैं, एक ही वक्त में बने हैं, अलग अलग पार्टियों के हैं। एक टोरी पार्टी का है, कंजर्वेटिव पार्टी, एक लेबर पार्टी का है, एक दूसरी पार्टी, एक दो जो दूसरी पार्टियां हैं, लिबरल पार्टी, इस तरह से हैं। उनका करियर एक साथ शुरू होता है। चारों बहुत एम्बिशियस हैं, चारों कहीं ना कहीं ये महत्वाकांक्षा रखते हैं कि वो एक दिन प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। इनके चारों के बैकग्राउंड्स अलग अलग हैं। कंजर्वेटिव जो एमपी है उसका बैकग्राउंड बहुत ही रिच और अमीर घराने से ताल्लुक़ रखता है। लेबर एमपी जो है वो मजदूरों की जो इलाके होते हैं नॉर्थ में, इंग्लैंड में, वहाँ से आता है, पर ब्रिलियंट है। अलग अलग इनके साथ बहुत ही नाटकीय हादसे होते हैं। जो एक एमपी है टोरी पार्टी वाला, वो बहुत ही सेल्फिश, बहुत ही बहुत ही छोटी बुद्धि रखने वाला, मतलब लोगों को नीचा दिखाने वाला। आजकल हमारे बहुत से एमपीज रूलिंग पार्टी के जैसे यहाँ पर होते हैं, एक बहुत ही अकड़ का वो रखते हैं और काट करने में माहिर होते हैं। उसके दिल के अंदर कोई दया भाव नहीं है। वो हर तरह का दांव खेलने में माहिर है ताकि दूसरी पार्टी को गिराया जा सके। एंड ही बिलीव्स in that kind of a logic, everything is fair in love and war. When you are in a war, political war, आप गिरी से गिरी चीज कर सकते हैं अपने प्रतिरोधी को नीचे लाने के लिए, और किसी भी प्रतिरोधी के बारे में उसकी पीठ पीछे सामने भी हर तरह की नीची बात, गिरी हुई बात कहने में माहिर है। उसके अंदर कोई अच्छे भाव नहीं है। इन चारों की प्रगति हो रही है धीरे धीरे, बहुत अच्छा बोलते हैं। सर्कमस्टेंसेस, हालात कुछ ऐसे होते हैं कि एक एमपी जो टोरी के थे, वो जो हाउस ऑफ कॉमन्स है, हाउस ऑफ कॉमन्स वहाँ की संसद का नीचे वाली संसद, जिसे कहते हैं लोअर हाउस, जिसके पास असली ताकत होती है। जिस तरह से हमारे यहाँ लोकसभा है, राज्यसभा ऊपर की मानी जाती है, लोकसभा नीचे की, पर असली ताकत लोकसभा के पास होती है। वहाँ पर हाउस ऑफ कॉमन्स के पास वो ताकत होती है, क्योंकि इसमें सब चुने हुए एमपीज आते हैं। हाउस ऑफ लॉर्ड्स राज्यसभा के समान है, जहाँ पर लोग इलेक्शन जीत कर नहीं आते, नॉमिनेट होकर आते हैं ज्यादातर। पर कमाल होता है ये व्यक्ति जो, जिसके अंदर कोई अच्छा गुण नहीं है ऊपरी तौर पर देखा जाए तो, लेकिन एक दफा जब वो स्पीकर बन जाता है तो उसकी जो अंदर की आत्मा है, उसका जो फेयरनेस है, क्योंकि उसने पढ़ा तो यही है कि स्पीकर बिल्कुल निष्पक्ष होता है, समान व्यवहार करता है, पक्षपात नहीं करता, तो उसके अंदर वो होने लगता है और वो बहुत ही सूझबूझ के साथ, निष्पक्षता के साथ काम करने लगता है। उसका हृदय परिवर्तन, उसका कैरेक्टर, चरित्र परिवर्तन हो जाता है। अब थोड़ा हिंदुस्तान के बारे में सोचें, उसके बारे में जिक्र किया जाए। हमारे राज्यसभा, मतलब ऊपर वाले हाउस के जो स्पीकर हैं, उनका नाम जगदीप धनकर, हर कोई जानता है। लंबे चौड़े, बहुत ऊंचे कद वाले,
पर जितने ऊंचा कद उतना ही उनका व्यवहार बहुत ही लज्जापूर्ण। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने से पहले, क्योंकि राज्यसभा के जो सभापति होता है, जो स्पीकर होता है राज्यसभा का, उसे सभापति कहते हैं, वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने से पहले जगदीप धनखड़ साहब वेस्ट बंगाल में, जहां पर टीएमसी की, ममता बनर्जी की सत्ता है, वहां पर गवर्नर थे। और वहां भी बिल्कुल निर्लज्जता के साथ, विदाउट एनी सेंस ऑफ प्रपोर्शन, सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी जी और बीजेपी के ने जो इशारा किया वो सब करने के लिए सारे जो कायदे कानून डेमोक्रेसी प्रजातंत्र के होते हैं वो ताक में रखकर परेशान करते रहते थे वहां की सरकार को, ममता बनर्जी की सरकार को। और जब यहां आए तो उनका व्यवहार पूरे देश ने देखा, बहुत ही शर्मसार व्यवहार। वो हमेशा उनका पक्षपात का तरीका साफ दिखता था। हालांकि दूसरी बात है कि जो दूसरे स्पीकर है हमारे, वो भी कम नहीं है। उन्होंने भी कोई ऐसी चीज नहीं की है, कोई ऐसा इंप्रेशन, प्रभाव नहीं छोड़ा है कि उनके प्रति रियल आदर पैदा हो लोकसभा के जो स्पीकर साहब है। पर ये तो बहुत ही आगे निकल गए थे। और जो मोदी साहब है, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, उनकी जिसे आम भाषा में कहते हैं चमचागिरी, लल्लो चप्पो करने में, बेशर्मी के साथ लल्लो चप्पो करने में, फ्लैटरी करने में, उन्हें खुश करने में, आगे पीछे हर तरह से एक सेवक की तरह खुलेआम किया, अपनी कुर्सी को, अपने स्थान को शर्मसार किया। क्योंकि जब आप एक दफा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो जाते हैं तो आपका कद बहुत बड़ा हो जाता है, आपका नंबर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बाद आता है और आप संवैधानिक तौर पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से ऊपर हो जाते हैं। लेकिन उन्होंने कोई ऐसा व्यवहार कभी नहीं दिखाया कि उन्हें इस पद के जो मर्यादा है उसको उन्होंने कालिख नहीं लगाई है उसके ऊपर। देखिए, कई सारी तस्वीरें उनकी आती रहती हैं और उनका व्यवहार अपोजिशन के प्रति टोटल बिल्कुल साफ दिखता था कि पक्षपात का है, निर्लज्जता का है। एक वीडियो देखिए, हमारी राज्यसभा की सांसद, भूतपूर्व अभिनेत्री, हिंदी फिल्म जगत की बहुत ही रिस्पेक्टेबल महिला जया बच्चन जी का, जिन्होंने खुलकर पार्लियामेंट में, राज्यसभा में ये बात कही और इन्होंने उसका क्या जवाब दिया, किस तरह से इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी, किस तरह की थी। एक बहुत ही सम्माननीय महिला के प्रति आप खुद देखिए। Honorable members, Jaya Amitabh Bachchan is the last speaker on this point. Please, ma'am. सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर, मुझे माफ़ करिएगा मगर आपका टोन जो है is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. Jaya ji. And I remember when I went to school. Jaya ji, take your seat. Jaya ji, take your seat. Take your seat. Take your seat. Take your seat. Jaya, 1 second, honorable members. Honorable members. Honorable no. बैठिए. Honorable members. बैठिए. I know how to deal with it. बैठिए. Jaya ji, you have earned a great reputation. You have earned a great reputation. You know, an actor is subject to the director. You have not seen what I see from here. Every day, I don't want to repeat.
I don't want schooling. I am a person who has gone out of the way. And you say, my tone? No, no, no seat given to you. No, you don't have floor now. No, enough of it. Enough of it. No, enough of it. You can't have it. You may be anybody. You may be a celebrity. You have to understand the decorum. No, nothing doing, nothing. No, no, not at all. I will not bear it. One second. Please sit down. Please take your seat. No. Never carry an impression that only you build reputations. We come here build reputations. We live up to reputations. Nothing doing. No. आज सुबह ही सुबह मुझे पढ़ने को मिला कि कल जगदीप धनखड़ साहब ने अचानक अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। इनफैक्ट जब मैं देर रात सोने के लिए जा रहा था तभी एक आध जो मैंने कहीं छोटी मोटी सोशल मीडिया पे शायद वीडियो एक देखी थी, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हुआ था क्योंकि सोशल मीडिया पर कई दफ़ा बड़ी सेंसेशनल सी छोटी मोटी वीडियो आ जाती हैं जिनका कोई सर पैर नहीं होता। लेकिन सुबह तो अखबारों में हर तरफ, ट्विटर, सब तरफ कि जगदीप धनखड़ साहब ने रिजाइन कर दिया। आश्चर्य हुआ, सही कहूं तो अच्छा भी लगा क्योंकि उनके जाने से किसी को कोई दुख नहीं था। और जब मैंने ट्विटर या दूसरे जो सोशल मीडिया के इदारे हैं उन्हें देखना शुरू किया तो पता चला कि लोगों ने कितनी खुशी जाहिर की है इनके रिजाइन कर देने के प्रति। लेकिन रेजिग्नेशन इनका अचानक हुआ, कैसे हो गया? और उन्होंने रेजिग्नेशन में वही बात कही कि वो स्वास्थ्य के कारणों की वजह से एकदम रिजाइन कर रहे हैं। कल तक पूरे दिन कोई ऐसी बात नहीं थी। उन्होंने राज्यसभा में जो बहस हुई थी उसका जो सभापति का कार्य होता है वो सब किया था और किसी संदर्भ में ये भी कहा था कि वो कुछ दिन बाद ये करेंगे। और बल्कि 23 तारीख को यानी कल वो राजस्थान दौरे पर भी जाने वाले थे। कोई ऐसा संकेत नहीं था हेल्थ के बारे में। फिर अचानक क्या हुआ? लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि हेल्थ कोई रियल रीजन है, रीजन कुछ और है जो शायद सामने आए और वो आने लगा। शाम तक और वीडियोस वगैरह आने लगे। कुछ ऐसा पता चला कि उन्होंने त्यागपत्र दिया नहीं, उन्हें देना पड़ा है। उन्हें बिल्कुल वक्त भी नहीं दिया गया, एक रात का भी वक्त नहीं दिया गया, आज सुबह होने तक का वक्त नहीं दिया गया और उनसे डिमांड की गई, उन्हें डिक्टेट किया गया कि आप अभी के अभी कल रात, कल शाम को, लेट शाम को जब उन्होंने रिजाइन किया तो तभी की तभी ये आदेश दिया गया कि आप अभी इस त्यागपत्र को साइन करेंगे, जो ड्राफ्ट होकर के खुद ही आया था। उन्होंने लिखा भी नहीं अपने हाथ से, सिर्फ उन्हें आदेश दिया गया कि आप इसे साइन करेंगे, अपने हस्ताक्षर करेंगे। तो बहुत ही नाटकीय बात होने लगी। और आज वो जो रेजिग्नेशन की चिट्ठी है वो मीडिया पर आने लगी। उन्होंने हमेशा की तरह बहुत लल्लो चप्पू की बातें कही हैं सरकार के प्रति और मोदी जी के प्रति, उनके एमपीज के प्रति। लेकिन ये जो शक था ये भी बढ़ता चला जा रहा है। ऐसा क्या हुआ कि उन्हें एकदम जाने के लिए कहा गया? तो वो तो बात आगे खुलेगी क्योंकि ऐसी बातें अल्टीमेटली रुकती नहीं है। दिल्ली में जो पत्रकार हैं और ख़ासतौर पर जो इंडिपेंडेंट सोशल मीडिया यूट्यूबर्स हैं वो निकाल ही लेते हैं अंदर की बात। और अंदर की बात कहीं ना कहीं ऐसी है जो कहीं असावधानी पूर्ण तरीके से मोदी साहब की के खुद के प्रति शायद या उनके नज़दीकी जो बातें हैं उनके प्रति कुछ थोड़ी बहुत असावधानी हो गई होगी धनखड़ साहब से।
और उनको एकदम ये आदेश दे दिया गया, क्योंकि तानाशाही जब होती है तो तानाशाही सब पर चलती है। नॉर्थ कोरिया के जो तानाशाह हैं वो खड़े खड़े अपने बड़े से बड़े जनरल को निकाल देते हैं, और निकाल ही नहीं देते, फौज की जो तोपें हैं उनके सामने खड़ा कर देते हैं और उड़ा देते हैं। ऐसी स्थिति लगता है हमारे यहाँ भी आने लगी है। जगदीप धनखड़ साहब के जाने से किसी को कोई जो प्रजातंत्र में रियली विश्वास करते हैं कोई दुख नहीं होगा। उन्होंने रिसेंटली भी जो उनके कदम थे, जैसे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के बारे में कहा था वो पार्लियामेंट से ऊपर नहीं है, पार्लियामेंट उनके ऊपर है, वो ये भूल जाते हैं। और हमने उस पर एक वीडियो भी किया था, और वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था कि वो ये भूल जाते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेशन ऑफ पावर्स का प्रावधान है, जिसमें जो इलेक्टोरेट होती है, लेजिस्लेचर वो अलग है, जुडिशरी अलग है और एग्जीक्यूटिव अलग है। सबकी अलग अलग पावर्स हैं, शक्तियां हैं, और सबसे ऊपर अगर कोई है तो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन है। और जुडिशरी को, जिसमें सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन का सही सही इंटरप्रिटेशन करेगी। तो उस लिहाज से पार्लियामेंट जुडिशरी के ऊपर बिल्कुल नहीं है। नॉट ओनली जुडिशरी अलग है, इंडिपेंडेंट है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन का असली मायना क्या है, मीनिंग क्या है उसके अंदर, उसका निर्णय वो करेगी, उस पर डिसीजन भी वो देगी। तो उसकी अवहेलना की, उसकी बुराई की। तो मैंने जो वीडियो किया था हमने फोकस का, उसमें हमने तो कहा था कि जगदीप धनखड़ साहब के ऊपर एक तरह से महाअभियोग का मुकदमा होना चाहिए। खैर वो तो अब नहीं होगा, उन्होंने रिजाइन कर दिया, होता शायद, लेकिन हर एक अपोजिशन की तरफ से कोई ऐसा नहीं था जिनको धनखड़ साहब से शिकायत नहीं थी। तो इन दैट सेंस मिस्टर धनखड़, गुड रिडेंस। आपने कोई ऐसी अच्छी महान बात नहीं की जिसे याद किया जा सके। आपकी रीढ़ की हड्डी बहुत ही कमजोर थी। मोदी साहब के पीछे पीछे आप गुलाम की तरह चलते रहे, ये चित्र हैं। आपने अपने पद की गरिमा की तनिक चिंता नहीं की, क्योंकि आप ये भूल गए कि आप एक व्यक्ति नहीं, एक ऑफिस के इम्पोर्टेंट इदारे के इंचार्ज हैं, उसकी पोजीशन है आपकी। आज जब वो जा रहे हैं तो सही बात मायने में देखा जाए तो हमें ये सोचने के लिए एक ऐसा अवसर आया है कि हम अपनी वैल्यूज को समझें। हम जो ये वीडियो करते हैं फोकस में, हमारा पर्पस भी ये है, जो थोड़े बहुत हमारे देखने वाले हैं, सोचने समझने वाले, ऐसी हमारी उम्मीद है, वो जो चीज़ों की गहराई है बातों की, खासतौर पर प्रजातंत्र को लेकर, उनको समझें और उसके प्रति चिंतित भी रहें, और रक्षा के प्रति आदर के साथ कर्तव्य को अपने समझें भी। हम अपने वीडियो के फोकस के और दूसरे वीडियोस के भी शुरू में भी और आखिर में भी एक छोटा सा विजुअल दिखाते हैं, काइंड ऑफ डिजाइन्ड विजुअल, जिसमें हम दिखाते हैं, एक छोटी छोटी सी क्लिप होती है वो, कि एक माचिस के ऊपर एक माचिस की तीली इस तरह से रगड़ करती है और स्पार्क, रोशनी आती है, उस पर लिखा हुआ आता है इग्नाइट लाइट, रोशनी पैदा करो, ओपन द आईज टू लाइट, अंधेरा दूर करो। ये हमारा संदेश रहता है किसी भी वीडियो के शुरू में भी और आखिर में भी, जो अब आपको, क्योंकि ये वीडियो खत्म हो रहा है यहीं, हम फिर दिखाएंगे और फिर देखेंगे।
आपसे सिर्फ इतनी प्रार्थना है कि प्लीज़ अगर हमारी बात में कुछ तत्व लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोज़ को शेयर कीजिए, उनके ऊपर कमेंट्स कीजिए, हमें प्रोत्साहन दीजिए। आज फोकस में इतना ही।